So, reading is basically, okay मैम, सो रीडिंग इज बेसिकली जो लिखा है उसको पढ़ पाना, ठीक है, सही वर्ड्स को पहचानना और कौन से वर्ड्स को कहाँ पे यूज करना, वो रीडिंग स्किल्स के अंडर आते हैं। सो रीडिंग स्किल्स बच्चों में कैसे डेवलप होती है, हमारा मेन टॉपिक यही है। सो ये क्या होता है कि बच्चा जब 6 साल का होता है तब वो रेडी हो जाता है रीड करने के लिए। सो फॉर्मल रीडिंग जो बच्चों की जैसे ट्रेनिंग दी जाती है पढ़ाई करने के लिए, वो उनकी फर्स्ट ग्रेड में ही स्टार्ट हो जाती है, फॉर्मल रीडिंग इंस्ट्रक्शन। बट उस टाइम बच्चे उतना ज्यादा रीड नहीं कर पाते हैं। बाय द एज ऑफ 6 years उनके में ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाए, वर्ड्स को सही तरीके से यूज कर पाए एंड वर्ड्स को पहचान के उसको रीड कर पाए, प्रोनाउंसिएट कर पाए बेसिकली। सो दिस इज हाउ a child starts reading. So यहाँ पे first paragraph के last line में है, they had well known example of the possibility of early education in Chopin, who was composing before he was 6 years old, and Michelangelo, who was an accomplished artist before puberty. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था दैट बिफोर द एज ऑफ 6 years ऑल्सो ही अचीव द केपेबिलिटी ऑफ रीडिंग। और रीडिंग में फैक्टर्स ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, माँ बाप एजुकेटेड रहते हैं तो फिर उसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी आता है। एडवांस एजुकेशन अगर बच्चों को बहुत यंग एज से हम देने लग जाए तब भी उनकी केपेबिलिटी बढ़ती है। सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जो रीडिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्टली इज द फिजिकल फैक्टर। फिजिकली चाइल्ड को रेडी होना चाहिए रीड करने के लिए। सो क्या होता है कि फिजिकल यानी अबाउट द बॉडी वी आर रीडिंग, सो उनकी फोकसिंग एबिलिटी होनी चाहिए बच्चे की, है ना। सो आई मसल्स उनकी टाइटन होनी, जब हम फोकस करते हैं किसी भी चीज पे, किसी भी वर्ड पे या फिर लेटर पे अगर हम फोकस करेंगे तो उनकी जो आई मसल है वो टाइटन होने लग जाती है, फोकसिंग एबिलिटी। अब अगर हम रीड कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली सिर्फ एक वर्ड की तरफ नहीं देखते हैं, हमें डबल विजन रखना पड़ता है कि इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, ताकि हम एक कंटिन्यूअस फेज में रीडिंग कर सके, ना कि एक वर्ड पहले पढ़ा फिर उसको प्रोनाउंसिएट किया फिर दूसरी वर्ड की तरफ देखा। तो क्या होता है कि डबल विजन होना जरूरी है, फार साइटेड होना जरूरी है बेसिकली। सेकंड नेसेसिटी क्या है फिजिकल फैक्टर में, बच्चे की ऑडिटरी कैपेबिलिटीज, है ना, बच्चा प्रॉपर सुन पा रहा है या नहीं, उसको कैसे ग्रास्प कर रहा है, लिसनिंग पावर बच्चे की भी इससे इंटर रिलेटेड होती है रीडिंग फैक्टर से। सो दैट इज ऑल्सो फिजिकल फैक्टर। Physical factors are also important in that a child must have mastered at least a modicum ability in use of fine as opposed to gross muscular. Okay, so यहाँ पे ये है कि बच्चे का जो मस्कुलर कंट्रोल होता है, ठीक है, अगर बच्चा फिजिकली फिट है या फिर फिजिकली एबल है, उसके अपने मसल्स पे अपने ब्रेन्स पे कंट्रोल रहेगा, तब वो फोकस कर पाएगा चीजों पे एंड ही विल एबल टू रीड। ग्रास्पिंग पावर से क्या होता है, बच्चा डिस्टिंग्विश कर पाएगा चीजों में, ये बी लिखा है या डी लिखा है, बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों को, सिमिलर टाइप के लेटर्स होते हैं। सो बच्चे की ग्रास्पिंग पावर, ग्रास्पिंग एबिलिटी से वो बी और डी के बीच में डिफरेंशिएट कर पाएगा, लेटर्स के बीच में, विजुअली भी और ओरली भी। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट जो होता है फिजिकल फैक्टर के लिए वो है गुड हेल्थ, ठीक है। अगर जैसे बच्चा, उसको कांस्टेंट हेडेक रहता है या फिर उसको कॉन्स्टेंटली कोई प्रॉब्लम रहता है, तो फिर उसके रीडिंग प्रोसेस में भी वो इनहिबिट करेगा, बच्चे को प्रॉब्लम देगा। सो फिजिकल फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स है। फर्स्ट इज फार साइटेडनेस, ऑडिटरी कैपेबिलिटी एंड बच्चे का फिट होना, मतलब गुड हेल्थ। पेज नंबर इज 91 अब हम रीड करेंगे दिव्यांशी। सो द सेकेंड फैक्टर इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इंटेलिजेंट क्वोशेंट बच्चे का जो होता है
उससे हमारी बच्चे की रीडिंग कैपेबिलिटी अफेक्ट होती है। सो यहाँ पे लिखा भी है, एडुकेटर्स डिफर इन देयर इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन्स इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बट एवरीवन विल अनडाउटेबली अग्री दैट देयर आर डिग्री ऑफ मेंटल मैच्योरिटी एंड दैट चाइल्ड मस्ट हैव अटेन्ड अ सर्टेन डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बिफोर ही कैन एसिमुलेट व्हाट ही रीड्स। सो ऑब्वियसली सब सारे बच्चों की मेंटल मैच्योरिटी अलग अलग होती है, बट अगर हम एक एवरेज पे देखें तो एट अ पॉइंट एक ऐसा आ जाता है दैट अ एवरेज चाइल्ड स्टार्ट्स रीडिंग, उसके में ये कैपेबिलिटी होती है दैट ही कैन रीड। थर्ड इज इमोशनल फैक्टर। ऑब्वियसली अगर इमोशनल स्टेबिलिटी और बच्चे में मेच्योरिटी रहेगा, ही कैन फोकस, ही कैन learn things, he can try to read। but अगर बच्चा डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगा, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव रहेगा हर टाइम, तो वो फोकस भी नहीं कर पाएगा उस चीज पे, रीडिंग पे, और उसका उसमें इंटरेस्ट भी नहीं बना रहेगा। सो ऑब्वियसली इमोशनली स्टेबल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इज social factor। So social factor is basically the sociological background of a child। So जो बच्चा अगर नर्सरी उसने अटेंड किया हुआ है, एंड अगर उसके फैमिली कल्चर एंड फैमिली एनवायरनमेंट उसको अच्छा मिल रहा है, तो बच्चे की डेवलपमेंट अच्छी होगी। ये हमने पहले भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह में पढ़ा हुआ है दैट सोशल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर बच्चे की डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। सो यहाँ पे बेसिकली वही है कि सोशल फैक्टर कैसे उसकी रीडिंग एबिलिटी को एनहांस करेगा। अगर सोशली बच्चा हैप्पी है या फिर उसको गुड एनवायरनमेंट मिल रहा है, तब अगर उसको स्कूल के टुवर्ड्स, लर्निंग के टुवर्ड्स, या फिर उसके पेरेंट्स का एटीट्यूड उसके टुवर्ड्स अच्छा है, बुक्स में उसको इंटरेस्ट है, देन ऑब्वियसली ही विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड लर्निंग थिंग्स एंड ही विल स्टार्ट टू ट्राई टू रीड थिंग्स। एंड इसमें ऑब्वियसली टीचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि टीचर अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करता है वहां जहां एवरी चाइल्ड गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, टू ट्राई, टू एक्सप्रेस, तब दे विल आल्सो learn, they can also read better। so this is the social factor। मैम मैंने थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा था तो मुझे इतना ही समझ आया। नहीं, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। रीडिंग करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली। देखो ये बहुत सही बताया कि जैसे कि हम जब रीड करते हैं तो हमें ना आगे आने वाले वर्ड पे भी ध्यान रखना पड़ता है एक तरह से। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। ठीक है, आप सब लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो क्वेश्चन मैं अभी बोल रही हूँ सबके नोट्स शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में नोट्स बना के आप मेरे को सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे ये लवली जैन, आप ये वाला जो है ना, मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड प्रोसेस ऑफ रीडिंग, ये वाला इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, ये जल्दी से कंप्लीट करिए, क्योंकि ना मेरी 5 से 6 है ना क्लास, क्योंकि 6 बजे मुझे निकलना है एग्जैक्ट, तो मैं चाह रही थी कि 1 घंटे में ये फिनिश हो जाए। ठीक है मैम। क्वेश्चन नंबर 4 राइट, वो थर्ड राइट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, थर्ड है क्वेश्चन नंबर, थर्ड है पेज नंबर 92। ठीक है, सो मेरे को सिर्फ क्या बता रहे हैं, मैकेनिज्म्स बताने हैं, मैकेनिज्म्स ऑफ रीडिंग, राइट? प्रोसेस ऑफ रीडिंग। ठीक है। सो रीडिंग प्रोसेस, जब हम बात करते हैं रीडिंग प्रोसेस की, तब हम बात करते हैं कि किस तरीके की रीडिंग होनी चाहिए। तो रीडिंग एक क्या है? रीडिंग एक स्किल है, यानी कि जब हम किसी भी चीज को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। चित्रा आप अनम्यूट हो जाइए। यस श्योर मैम। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। रीडिंग क्या है? रीडिंग एक स्किल है। जिस तरीके से अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा है कि लैंग्वेज एक स्किल है, उसी तरीके से रीडिंग भी एक स्किल है। कि जैसे अभी गरिमा ने बताया कि जब हम पढ़ते हैं तो केवल हमें यही नहीं कि हम जिस वर्ड को पढ़ रहे हैं उसी पे ही फोकस रहे। अगर हम आगे लेफ्ट एंड राइट भी वर्ड्स को देखें, अप एंड डाउन भी वर्ड्स को देखें, अल्फाबेट्स को देखें, तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। सो दिस इज व्हाट दिस इज सेज कि केवल रीडिंग का मतलब ये नहीं कि हम पर्टिकुलर लाइन को रीड कर रहे हैं, उसको पढ़ना, उसको समझना,
उसको अपने अंदर स्टोर करना और उससे रिलेटेड और भी चीजों को डेवलप करना या उससे आसपास के और भी कंटेंट्स देखना, दैट इज ऑल्सो कम्स इन रीडिंग स्किल्स। ठीक है, दिस इज द रीडिंग स्किल। अब नाउ आता है रीडिंग प्रोसेस। रीडिंग प्रोसेस कहता है कि किस तरीके से हमें रीडिंग करनी चाहिए, रीडिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रीडिंग करते हैं चुपचाप, कुछ बच्चे होते हैं बोल बोल के रीडिंग करते हैं। तो उनका मैकेनिज्म ये होता है कि जो बच्चे बोल बोल के करते हैं वो चीजों को बाय हार्ट लर्न करना चाहते हैं, या शायद वो समझ नहीं पाते या भूल जाते हैं, इस वजह से वो इस तरीके की चीजें करते हैं। या फिर कुछ लोग मन में बोल के करते हैं, तो उनका फील होता है कि, या उनका तरीका क्या होता है कि वो फटाफट अगर मन में बोल के पढ़ाई करेंगे या रीडिंग करेंगे तो फटाफट वो चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस क्रिएशन। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं रीडिंग प्रोसेस के, जैसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि किसी चीज का हम ग्राफिकली, यानी हम किसी चीज का पिक्चर कॉन्सेप्ट पे भी हम रीडिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कल चित्रा ने जो हमारा ये रिकॉर्डिंग क्लास सेशंस होते हैं, क्लास के रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनकी बहुत अच्छी क्या कहते हैं ग्राफिक्स बनाए हुए थे। मैंने बाद में चेक किया, बहुत अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट किया हुआ था, जिससे कि अगर कोई नहीं भी सुन रहा है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो चीजों को नहीं सुन के समझना चाह रहा है, तो वो चीजों को कैसे समझ सकता है, वो चीजों को समझ सकता है थ्रू द पिक्चर्स, थ्रू द ग्राफिक वेज। दिस इज द मीन ऑफ रीडिंग प्रोसेस। अब आता है मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग। मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग का क्या मतलब है, किस तरीके की रीडिंग्स होनी चाहिए, जिससे अभी जैसे एक चीज और गरिमा ने बताई कि इंटरेस्ट, ठीक है, तो अगर हमारा मैकेनिज्म किस तरीके का होना चाहिए रीडिंग के लिए, हमारा मैकेनिज्म इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे को रीडिंग में इंटरेस्ट आए। अब जैसे अगर हम बात करते हैं छोटे बच्चे, तो छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा आप उसको एक एक दो दो घंटे के लिए पढ़ाने के लिए नहीं बैठ सकते। वो क्या होगा, बोर फील करने लगेगा, अपसेट हो जाएगा, रोने लगेगा। चाहे कोई भी छोटा बच्चा, हम 5 years तक के बच्चे को भी ले लें तो वो रोने लगेगा। तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें उसके हिसाब से चीजों को मेंटेन करना है या सेट करना है। तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। जैसे हमें उसके सामने पिक्चर्स लानी है, या हमें उसके सामने सिंपल सिंपल क्रिएशंस लाने हैं किसी भी रीडिंग से रिलेटेड, या फिर हमें उसके टाइम शेड्यूल को उसी हिसाब से मैनेज करना है जिस हिसाब से वो अपनी चीजों को कंप्लीट कर सके। जैसे 15-15 मिनट्स के हमें उसे स्लॉट्स दे देने चाहिए। हमें उसे कॉम्बिनेशन देना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ हम उसे ड्राइंग के या कहते हैं कुछ क्रिएटिव वर्क दे दें, या रिलेटेड टू स्टडीज या सिलेबस भी हम उसे कुछ ऐसे क्रिएटिव वर्क दे दें जिससे कि वो चीजों को इजीली या फिर रीड कर सके, किसी भी कंटेंट को या फिर अपने सिलेबस को। आई थिंक इतना ही है बस। Ma'am, I would like to add a point here. Can हाँ हाँ, ये चीज गरिमा आप बोल सकते हो। ये मैं कहना भी चाहती थी कि अगर किसी को भी कहीं पे लगता है कि कुछ हमें किसी ने कुछ एक्सप्लेन करा है, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग देन यू कैन। लवली जी आप म्यूट कर सकते हो। आई थिंक योर चाइल्ड इज लाइक, उसको ना आपकी अटेंशन चाहिए और आप क्लास में अटेंशन दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वैसे भी म्यूट कर दिया। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ Yes, तो ma'am. So I आप would कोई भी like अगर to add. यस आप ऐड कर लो, और कोई भी अगर कुछ और आप ऐड करना चाहते हो तो प्लीज कर देना। Yes, ma'am. Yes. I'd like to add that यहाँ पे बेसिकली ये भी बताया गया है कि अगर किसी बच्चे को कोई लैंग्वेज पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मदर लैंग्वेज पता है, और अगर वो बच्चा स्पीच जनरेट कर पा रहा है, वो सेंटेंसेस बोल पा रहा है उस मदर लैंग्वेज में या फिर किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, फिर उसके लिए रीडिंग ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी उस लैंग्वेज की। सो दिस इज अ फैक्ट। एंड सेकेंडली मैकेनिक्स ऑफ रीडिंग में ये भी है कि बच्चे को कैसे सिखाया जाए रीडिंग। देयर इज नो मेथड कि बच्चा रीडिंग कैसे सीखता है। मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कैसे सीखा था, अभी मैं याद कर रही थी, मुझे भी नहीं याद है कि मैंने कैसे सीखा था। वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड जब बच्चा रीडिंग कर रहा है किसी भी चीज को, और अब वो वर्ड्स को देख के अगर वो उसकी मीनिंग को रिलेट कर पा रहा है, या फिर किसी चीज को दूर से ही देख के, एक प्रिंटेड लैंग्वेज को देख के उसको पढ़ के उसकी मीनिंग को जनरेट कर पा रहा है माइंड में, दैट इज हिज रीडिंग स्किल्स इन अ वे। जो पेज 93 में दिया भी है, वो थोड़ा सा मतलब बोल्ड करके दिया हुआ है वो। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू ऐड, कि देयर इज नो मेथड ऑफ टीचिंग हाउ टू रीड, बट yes there are different methods that we try. Yes, ma'am.
नहीं, आपने Thank you. बिल्कुल सही बताया है। और इसमें इन्होंने एक चीज और बोला है कि जैसे होता है ना रोट रेसिटेशन जो होता है, उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम उसको भी रीडिंग का पार्ट मानते हैं तो ऐसा नहीं होता। रोट रेसिटेशन इज नॉट अ परफेक्ट। रोट रेसिटेशन मतलब रट्टा मारना, रोट मतलब रट्टा मारना किसी चीज का ना। तो किसी चीज को रटना अगर हम सोचते ना कि चलो हमें कल, फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर ने बोला क्योंकि कल आप रीडिंग करोगे, आप करोगे, तो पहले से बच्चे अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं ना, घर में पूछ के बताओ, चाहे वो उसको प्रॉपर्ली उसका मीनिंग समझ रहे हो नहीं। तो वो उन्होंने बोला है कि अगर रोट रेसिटेशन को हम परफेक्ट रीडिंग नहीं बोल सकते। ठीक है, रीडिंग का Yes, मतलब ma'am. यस, कि रीडिंग का मतलब वही है कि आप उसके साउंड समझो, उस लेटर्स की जॉइनिंग से क्या वर्ड बन रहा है, फिर वर्ड से क्या सेंटेंस बन रहा है, देन आप उसको प्रॉपर्ली जब रीड कर पाते हो, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट रीडिंग। हाँ जी, लवली जी और गरिमा जी ने बिल्कुल ठीक से बताया। यस, अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो मेघा, आप क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करोगे? मैम मुझे पता ही था आप मुझे बोलोगे, नहीं, क्योंकि मुझे मैंने मैम ये ने रीड नहीं किया क्वेश्चन। नहीं, मुझे एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन रीड नहीं किया। मैम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम शायद अभी थोड़ा बिजी हो गए हैं, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेघा को बोल देना। मैंने जहाँ ठीक तक है, रीड किया था वहां तक हो गया। कोई मैम बात नहीं, कोई करूं? बात नहीं। यस नीतू जी, प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर दीजिए। मैम मैं ये क्वेश्चन जो है सिंपल मैं मतलब प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मेरा छोटा बच्चा वो किस तरह से रीड कर रहा है, यस, ये किस एक तरह से वो प्रोसेस बताया स्पीकिंग है, हाँ सीख रहा है। इसमें, हाँ यस हाँ, तो इसमें वो चीजें बताई हैं सारी। यस। फोर्थ क्वेश्चन है, ऐसे टीचर्स को कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए ताकि चिल्ड्रन की रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएं। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट दिया है स्टार्टिंग विद बुक्स। हमेशा बच्चों को बुक से स्टार्ट करो रादर देन विद फ्लैश कार्ड, चार्ट और वुडन लेटर्स। वुडन लेटर्स में सिंगल ए बी सी इस तरह से लेटर्स बने होंगे, लेकिन यदि वो बुक्स से स्टार्ट करेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स को मिला के बोलना सीखेंगे, तो उनकी रीडिंग स्किल स्टार्टिंग से जल्दी डेवलप हो जाएगी और उन्हें इस तरह से मोटिवेशन मिलेगी कि हमें बुक्स को रीड करना है। तो स्टार्टिंग से उनको ये चीजें पता चल जाएंगी। जैसे मेरा बच्चा छोटा है, उसको अभी रीडिंग के लिए मैम ने स्टार्टिंग में 2 लेटर वर्ड सिखाए थे, जैसे ए टी, एट, ए एन एम, इस तरीके से। बाद में मैम ने फिर 3 लेटर वर्ड्स पे लेके आई। 3 लेटर में फिर एम ए टी मैट, बी ए टी बैट, इस तरीके से। तो उसने पहले 2 लेटर वर्ड्स, पहले उसने अल्फाबेट सीखे, उसके बाद उसने 2 लेटर वर्ड्स सीखे, उसके बाद उसने 3 लेटर वर्ड्स सीखे। 3 लेटर के बाद उसने फिर मैम ने उसे ब्लेंडिंग वर्ड स्टार्ट करे, जिसमें बी आर, ब्र, क्र, लाइक दिस। तो वो इस तरह से जब उसने लेटर सीख लिए फ्लैश कार्ड में, उसके बाद बच्चों को हमने इंसिस्ट किया है कि हम बुक्स को रीड करें। तो उसने जब बुक्स रीडिंग स्टार्ट करी, तो हाँ, नाउ ही विल बी एबल टू रीड द बुक्स। तो इसमें फर्स्ट ये है, स्टार्ट करो बुक्स के साथ, ताकि बच्चों को ये पता रहे कि हमें अब इसके आगे बुक्स को भी रीड करना है, चाहे वो बुक्स पोएम की कलेक्शन हो या फिर स्टोरी बुक्स हो। तो वो बच्चों के लिए आसानी होती है रीड करने के लिए। सेकंड पॉइंट है रीडिंग अ बुक टू अ चिल्ड्रन। सिर्फ बच्चे ही बच्चे बुक रीड ना करें, हमें एक ऐसा ग्रुप बना लेना चाहिए, जैसे आप 5-10 बच्चे हों, उनको बिठाओ और उनको स्टोरी रीड करके बताओ कि इस बुक में ये लिखा हुआ है। तो वो बच्चा उस चीज को सुनेगा, तो उसके दिमाग में रहेगा कि हाँ, हमने ये वर्ड सुने हैं। नेक्स्ट टाइम जब वो उस बुक को लेके बैठेगा, तो ही विल ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग द बुक इन द सेम वे जैसे हमने उसे बोला। भले ही वो पढ़ ना पाए, लेकिन उसे वो चीज सुनी हुई रहेंगी, तो उसे वो याद रहेगा कि हाँ, ये चीजें मैंने सुनी है, तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है। उसको कोरिलेट करके वो सीख जाएगा। तो पहला था स्टार्टिंग विद बुक, सेकंड है रीडिंग अ बुक टू अ चिल्ड्रन, एंड थर्ड वन इज द सिंगिंग पोइट्री। पोइट्री बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, जो बच्चों को काफी चीजें सिखा देता है। चाहे पोइट्री खाने से रिलेटेड हो, फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो, अब तो काफी चीजें जैसे मौसम के ऊपर, बारिश के ऊपर है, ठंड के ऊपर है, इन चीजों के ऊपर जब पोइट्री आ जाती है, तो बच्चे उससे काफी चीजें सीख जाते हैं कि हाँ, ये चीजें रहती हैं। उनके साथ भी कुछ कुछ जैसे उन्होंने पोइट्री सीख ली, तो उनको वो ध्यान में रहेंगी। वो खेलते समय कोई गेम खेलेंगे, चाहे स्किपिंग करे या फिर अपना घूमते फिरते, उन्हें वो राइम्स उनके दिमाग में रहती हैं कि हाँ, हमने ये राइम पढ़ी, उनको गुनगुनाते रहते हैं। और फिर जब गुनगुनाने के साथ साथ में जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, उसको जब आप वो कहोगे कि आप इस चीज को लिखो, तो वो अब एक 5 ईयर्स का 6 ईयर का बच्चा ऐसा है कि उस पूरी पोएम को एक नोटबुक में लिख सकता है। तो इस तरीके से स्टार्टिंग हम उसकी रीडिंग हम इम्प्रूव करवा सकते हैं मैम। ये है सारी एक्टिविटीज। यस यस मैम, प्लीज आप कंटिन्यू प्लीज। हाँ जी नीतू, हाँ बहुत अच्छे से समझाया आपने। देखो अब क्वेश्चन है
what type of classroom process is carried out to develop the reading skill of the student? ये कौन बताएगा? जो बताना चाहता है वो अपना प्लीज हैंड रेज करे, वो बता दे, समझा दे। देखो मैंने शॉर्ट नोट पे तो बताया था कि आपने इसको प्रिपेयर करना है, तो आप लोगों ने हो सकता है कि नहीं पढ़ा हो, पर जो बता सकता है वो बता दे जल्दी से। मैम मैं बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल, चित्रा आप बताओ। हाँ, मैं हाँ, बहुत शॉर्ट में क्या इसको कहते हैं? बता दूंगी बिकॉज इट्स बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो क्लासरूम में अगर हम जैसे होता है 4 स्किल्स होते हैं हमारे, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो होता क्या है कि हम लोग जैसे क्लासरूम में कभी होता है ना कि आज हमारा रीडिंग स्किल का पीरियड होगा, तो उसके लिए हम क्या होते हैं फर्स्ट टाइम अगर हम इंट्रोड्यूस कराने। अच्छा एक मिनट चित्रा। हाँ मेघा, पता है मैंने ही बोला था चित्रा को। हाँ जी कि मेघा से पूछ लेना। और पता है मेघा, मेरे को आपसे ना बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं, तो मेरे को ना लगता है कि नहीं, आप जो टिपिकल चीजें या फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप ही बताओ। ठीक है? नहीं मैम, मैंने आज ये क्वेश्चन किया नहीं था और मुझे पता था मेरे पास वही टॉपिक आएगा जो मैंने नहीं किया। चलो कोई दिक्कत नहीं, पर आप आगे का रीड कर लो, मैं आपसे पूछूंगी आगे का, अभी इस यूनिट में से। ठीक है, चलो चित्रा आप कंटिन्यू करो प्लीज। हाँ जी। हाँ, तो अगर हमें कभी भी क्लास में आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट स्टेज जो बच्चे की रीडिंग की होती है, अगर हमें क्लास में वो फर्स्ट पीरियड कभी लेना है तो हम एकदम से स्टार्ट नहीं हो जाते। उसके लिए हमें कुछ प्रिपरेशंस करनी पड़ती है, जिसमें प्री वर्ड आ रहा है। तो वो एक होता है क्या है, हमारा पहले से कुछ तैयारी करना जिससे बच्चे की रीडिंग ईजी हो जाए। तो उसमें जो फर्स्ट हमारा प्रोसेस होता है दैट इज प्री रीडिंग। तो प्री रीडिंग में जनरली क्या होता है कि अगर किसी चैप्टर की हमारी रीडिंग होगी तो वो कैसे बच्चे के लिए इजी हो जाएगी अंडरस्टैंड करना। बुक तो एक सबसे बड़ा सोर्स होता है, जो एक ट्रेडिशनल एक है कि रीडिंग अगर होगी तो बुक से होगी, ये हमारा शुरू से चला आ रहा है। लेकिन आज का जो हमारे एडवांस एक टाइम आ गया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, अच्छी दिव्यांशी कुछ बोल रहे थे। यस, हाँ, तो उसमें अभी क्या हो गया है कि आप लोग अगर देखो तो क्लास में ऑडियो विजुअल एड्स हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी चैप्टर की रीडिंग करने से पहले हम उससे रिलेटेड, उस स्टोरी से रिलेटेड, चाहे वो पोएम हो चाहे स्टोरी हो, हम पिक्चर्स अगर बच्चों को दिखा देते हैं, उसकी क्लिपिंग्स दिखा देते हैं, तो बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि अब हमारा जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसकी हम स्टोरी एक शॉर्ट में अगर बच्चे को बता दे पिक्चर्स के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, तो वो बच्चों को फर्स्ट वो प्री रीडिंग यही बता रहे हैं कि टीचर को बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना चाहिए इनफॉर्मल वे में। ठीक है, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफ दिखा सकते हैं, विजुअल क्लिपिंग दिखा सकते हैं, कोई न्यूज रिपोर्ट दिखा सकते हैं अगर वो पर्टिकुलर चैप्टर उससे रिलेट करता है तो। ठीक है, कोई एक्टिविटी ऐसी आप करवा सकते हो जिससे बच्चा समझ जाए कि एक्चुअली हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो ये होता है प्री रीडिंग वाला। ठीक है, फिर आप उसके बाद आप कोई डिस्कशन कर सकते हो या फिर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो जो कि बच्चों की नॉर्मल या डेली लाइफ से रिलेट करता हो। ठीक है, उससे क्या होगा, बच्चा उस चैप्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंडरस्टूड कर लेगा। फिर आते हैं हम रीडिंग पे। रीडिंग हमारा प्रोसेस आता है, तो उसमें क्या होता है, एक कुछ उन्होंने बताया कि माइक्रो प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट इज इंडिविजुअल रीडिंग। इंडिविजुअल रीडिंग में वही होता है कि इंडिविजुअल ही बच्चे से आप रीड करवाओगे। ठीक है, तो बच्चे को, और वो आप पहले से जैसे अपने बच्चे माइंड में, यस दिस चाइल्ड इज गुड इन रीडिंग, या उसकी वोकैबुलरी अच्छी है, वो वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन अच्छा करेगा, है ना, तो आपने उस तरीके से इंडिविजुअल रीडिंग कराई। सेकंड आया कोलैबोरेटिव रीडिंग। इसमें क्या होता है कि आप बच्चों को ग्रुप्स में बैठा देते हो। ठीक है, और उसमें चिल्ड्रन सिट इन ग्रुप्स एंड शेयर विद इन द ग्रुप देयर रीडिंग एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ थिंग। किस तरीके से ग्रुप में रीडिंग होगी कि व्हाट दे अंडरस्टूड फ्रॉम द पैसेज व्हिच दे हैव रीड। तो अगर जैसे रीडिंग हो चुकी है ऑलरेडी क्लास में, अब बच्चे ग्रुप में बैठे हैं तो वो उससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि उन्होंने उस पैसेज से क्या समझा था, जो प्री रीडिंग हुई थी या फिर जो इंडिविजुअल रीडिंग हुई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वो कुछ नहीं समझे हैं तो क्या नहीं समझे वो भी बताएंगे, द पार्ट्स दैट दे लाइक मोस्ट। फिर उसके बाद उन्होंने उस पर्टिकुलर पैसेज या स्टोरी में उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी बात क्या लगी। उससे क्या हुआ, जब आपने ये डिस्कशन एक ग्रुप में किया तो उससे बच्चों का प्रोनाउंसिएशन आप पता लगा रहे हो कि बच्चा कितना अच्छा प्रोनाउंसिएट कर पा रहा है, वर्ड्स प्रॉपर्ली बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा, वो सेंटेंसेस बना पा रहा है नहीं बना पा रहा। तो ये वाली चीज इसमें आती है। देन उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय शेयरिंग ऑफ आइडियाज। इससे एक बेनिफिट ये भी हुआ कि बच्चों ने अपने आइडियाज शेयर करे। हर किसी का अपना एक
थॉट प्रोसेस होता है, अपना एक आइडिया होता है। तो जब जितने ज्यादा लोग बोलेंगे उतने ज्यादा आइडियाज आपके सामने आएंगे। उससे क्या होगा कि बाकी सारे बच्चों की भी एक कहते हैं डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमें सारे पता नहीं होते। तो हम जनरली डिक्शनरी को ही रेफर करते हैं जब हमें किसी वर्ड का पता लगाना होता है। तो क्लास में क्या होगा, जब डिस्कशन हो रहा होगा या कोई अपने आइडिया शेयर कर रहा होगा, तो बहुत सारी ऐसे नए वर्ड्स या सेंटेंसेस हमारे सामने आएंगे जिससे हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। फिर व्हेन कोलैबोरेटिव रीडिंग इज ओवर, द फैसिलिटेटर आस्क अ फ्यू क्वेश्चन। अब जब रीडिंग पार्ट कंप्लीट हो गया तो फैसिलिटेटर, यहाँ पे टीचर को हम रेफर कर रहे हैं, तो टीचर ने उस पर्टिकुलर पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस किए बच्चों से, ठीक है। वो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते थे, रिलेटेड जो उन्होंने पहले भी बताया कि किसी बच्चे ने उससे क्या समझा, एक समरी के तौर पर आप बताएं, या आपको उसमें क्या बहुत अच्छा लगा वो आप बता सकते, किसी कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जब टीचर ने बच्चे से करे तो भी आपको उनकी नॉलेज, उनकी रीडिंग, उनकी लिसनिंग, हर चीज का पता चल जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा कि टीचर खुद अब टीचर क्या कर रहा है, खुद से आप पेज नंबर 98 पे 5th पॉइंट है, द फैसिलिटेटर कैन रीड द पैसेज अलाउड व्हिच विल हेल्प द लर्नर्स मेक बेटर सेंस ऑफ। अब टीचर ने जब नोटिस किया कि बच्चे जब रीड करते तो ऑब्वियसली उनमें वो फ्लुएंसी और वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आता जो एक टीचर में आता है। तो अब टीचर खुद से जब जोर जोर से पढ़ के बताएंगे तो बच्चे ये भी समझ पाएंगे कि कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक करी थी और किसी पर्टिकुलर वर्ड को वो कैसे पढ़ सकते हैं जहां पर उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी होगी, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि the teacher's reading will serve as a listening input for the learners। अब यहाँ पर टीचर रीड कर रही है और बच्चा क्या कर रहा है, लिसनिंग। तो इसमें यहाँ पर हमारे 2 स्किल्स कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माइंड मैपिंग एक्टिविटी भी हो जाती है। वो भी वही एक्टिविटीज जो आप कोई भी कंडक्ट करते हैं, तो उसमें जब आप बच्चों से कोई क्वेश्चंस करते हैं तो जब बच्चे उसका आंसर करते हैं तो वहां पर भी बच्चों की माइंड मैपिंग हो जाती है कि बच्चे कितना अपने ब्रेन का यूज कर आंसर सही या गलत दे रहे हैं। फिर आया द पोस्ट रीडिंग सेशन। पोस्ट रीडिंग सेशन में हम कुछ टास्क करवा सकते हैं। वो ऐसे हो सकते हैं इंटरेक्शन और ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर आपने कोई क्विज करवा ली या कुछ भी एक्टिविटी कराई तो वहां पर एक तो इंटरेक्शन हो रहा है, उसके बाद बच्चा अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स होता है बच्चे अपने ब्रेन का यूज कर वहां पर इतने सारे लोगों के बीच में एक डिस्कशन हुआ, उसके बाद उसमें से जो निकल कर आया वहां पर बच्चों ने बताया, ठीक है। तो बहुत सारे फीचर्स, आइडियाज वहां पर सामने आए। फिर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन होता है। इंडिविजुअली जब कोई बच्चा आंसर कर रहा है तो भी एक तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, उसकी वोकैबुलरी बिल्डअप हो रही है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। तो ये सारी चीजें उसमें हुई। प्रेजेंटेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ बच्चों ने प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन हो गई। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अगर टीचर ने बच्चों से जब कोई फीडबैक मांगा है तो वहां पर भी बहुत सारे व्यूज हमारे सामने आ जाते हैं। देन शेयरिंग इन ग्रुप्स, जब ग्रुप्स आपने बनाए थे तो वहां पर भी शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो रहे थे। उसके बाद अगर मान लीजिए 4 ग्रुप थे, चारों ग्रुप ने जो अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया तो उसमें से क्या किसका बेस्ट था, किसका नहीं था, किसमें क्या फ्लॉज थे, वो सब भी हमारे सामने आए, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ फैसिलिटेटर, अब उसके बाद क्या था कि टीचर ने जब अपना वर्जन बताया तो भी बेसिकली वो पर्टिकुलर पैसेज किससे रिलेटेड थे, किस चीज को टारगेट कर रहा था, वो चीज हमारे सामने आई। देन उसका सेंसिटाइजिंग द लर्नर्स इन द डिस्कस फीचर ऑफ आइडियल वर्जन। एंड में क्या हुआ कि एक आइडियल वर्जन उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो मेन हमारा फोकस था रीडिंग से रिलेटेड, वो सब चीजें हमारे सामने आई। ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, द पोस्ट रीडिंग सेशन। फिर लास्ट हम इसमें जब आया एडिटिंग पोर्शन। एडिटिंग पोर्शन क्या होता है कि टीचर ने बच्चे को, जैसे टीचर्स हम लोग होते हैं ना, टीचर ने कोई पैसेज दे दिया, उसमें कुछ एरर्स बना के दिए हैं, अब बच्चे को बोला है कि अब इसमें आप एडिटिंग करो, ठीक है। अब आप इसमें देखो कहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, कहाँ पर कॉमा लगना चाहिए, जब हम रीड कर रहे हैं तो कहाँ पे हमें थोड़ा पॉज देना है, कहाँ पे हमें बिल्कुल रुकना है। तो ये सारी चीजें करने के लिए पंक्चुएशन एरर, स्पेलिंग एरर्स, ये सब उन्हें देखने थे। बच्चों ने उसको सही करके टीचर को जब दिया, टीचर ने उसे चेक किया। फिर उसके बाद जहां जहां पर प्रॉब्लम आई, एंड में टीचर ने अपना वर्जन दिया कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, या आपने अगर सही करा है तो बिल्कुल सही करा। तो लास्ट में था, अगर लास्ट की लाइन आप पढ़ते हैं तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज आल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज दैट मेक यूज ऑफ वेरियस स्टडी स्किल्स एंड दोज रिलेटेड टू अंडरटेकिंग प्रोजेक्ट्स। तो ये एक तरीके का आप टास्क समझ सकते हैं, प्रोजेक्ट समझ सकते हैं, जिसके अंदर ये टीचर ने एक्टिविटी कंडक्ट करी, तो इसको एडिटिंग के उसमें बताया है।
अब मैम आगे जो ये आ रहा है क्लासरूम ट्रांजेक्शन स्टेप्स, ये जो मैंने अभी तक बताया उसको उन्होंने स्टेप के प्रोसेस में बताया कि अगर आप प्री रीडिंग करेंगे तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, पहले आप इंटरैक्ट करोगे, फिर क्वेश्चंस पूछोगे, देन मैम ये सारा जब आगे मैम पेज 100 तक सेम क्वेश्चन में जितना है मैम उसी को उन्होंने स्टेप्स में बताया जो मैंने अभी मतलब डिटेल में बताया है। ठीक है, मतलब कौन से वाला? हाँ मैम ये वाला 99 पेज नंबर है, 100 पेज नंबर पे सेम सेम इसी को ही प्री रीडिंग, रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और एडिटिंग को अब उन्होंने स्टेप्स में बताया कि अगर क्लास में कोई चीज हम करवा रहे हैं, कोई टास्क लेके चले तो उसका क्या स्टेप होने चाहिए प्री रीडिंग के टाइम पे, रीडिंग के टाइम पे, पोस्ट। हाँ बिल्कुल, ये वो इसको भी एक्सप्लेन करूं क्योंकि वही है जो मैंने अभी बताया है। ये वाला आप कह रहे हो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल? नहीं 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 मैम, वो क्वेश्चन नंबर 6 है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्वेश्चन नंबर 6 है। नहीं, तो नहीं 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 नहीं, वो मैं आपकी पॉइंट समझ गई। नहीं, आपने बिल्कुल सही से समझाया ये वाला ना, ये प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत प्रोसेस बिल्कुल सही समझाया। ठीक है, मैं अब दिव्यांशी को बोलती हूँ। दिव्यांशी इसको कंप्लीट कर लो आप ना, क्वेश्चन नंबर 6 को, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है? हेलो दिव्यांशी। हाँ जी दिव्यांशी। यस मैम, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मुझे मुझे कुछ नहीं पता इसमें कैसे पढ़ाना है, क्या बताना है, कोई आइडिया नहीं मुझे। इसमें से कोई बताएगा? ये चित्र आप बताएंगे, ये टीचिंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल? यस यस ठीक है, आप इसे बता दें। गरिमा आप भी हैंड रेज कर रहे हो, तो नेक्स्ट वाला फिर आप देख लेना। ठीक है, स्टेजेस ऑफ रीडिंग, राइट गरिमा? ठीक है, चलो ठीक है। बेसिकली यस यस, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या होता है, वो मटेरियल जो हम क्लास में टीचिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या फिर हमारी फिजिकल या ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, उस टाइम पे कुछ भी ऐसी चीज यूज करना जो हम बच्चों के लिए टीचिंग में यूज करने वाले हैं। इसमें दो चीजें उन्होंने बोली, एक उन्होंने टर्म यूज करा ट्रेडिशनल, जो मैंने पहले बताया कि ट्रेडिशनल हमारा मोड बुक्स ही होता था। आज की डेट में बहुत से ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं जहां पर भी आज की डेट में भी सिर्फ बुक्स ही यूज होती हैं। उनके पास आप बोल सकते हैं कि उतनी सहूलियत नहीं है, उतनी वो नहीं है कि मतलब वो उतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं यूज कर पा रहे हैं उसमें कि वो टीचिंग एड्स बनाए, क्योंकि डेली आपको भी पता है जो टीचिंग फील्ड में है, स्पेशली जो हमारा प्राइमरी छोटे बच्चों की क्लासेस होती है, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल स्टेशनरी यूज होती है टीचिंग एड्स को बनाने के लिए, फ्लैश कार्ड्स बनाने के लिए। क्योंकि आज की डेट में क्या बोला जाता है कि मतलब कई चीजें रिसोर्सेज स्कूल्स भी प्रोवाइड करता है, पर बहुत कुछ अच्छा लगता है जब टीचर्स खुद से बनाते हैं, तो टीचर्स को बोला जाता है कि आप बनाइए, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत सारा मटेरियल यूज करता है जो हर स्कूल, बहुत कहते हैं ना रूरल एरियाज में जो स्कूल हैं वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वहां आज भी वही ट्रेडिशनल प्रोसेस बुक्स यूज हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल हम क्या क्या टीचिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बुक्स, वो अब इसमें उन्होंने बताया है। फर्स्ट, फोटोग्राफ्स, टॉयज, डॉल्स, क्रेयॉन्स, जो भी कुछ भी मतलब कुछ भी जो आपके टॉपिक को रिलेट करता हो, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमें क्लास में फोनिक्स पढ़ानी, तो फोनिक्स के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी तो वर्बली हम तो बताएंगे ही बताएंगे, फिर शायद हम टीवी का यूज करें या फिर हम स्मार्ट बोर्ड्स का यूज करेंगे, है ना। कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी पर्टिकुलर लेटर की साउंड बता सके। जब हमें एनिमल साउंड्स बतानी होंगी तो हम क्या करेंगे, हमें किसी एनिमल का डिस्क्रिप्शन देना है तो हम कौन से टॉयज यूज करेंगे, पपेट्स यूज करेंगे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। गरिमा आप कुछ बोल रहे हैं क्या? आपने हैंड रेज किया है। मैम मैंने उस टाइम ही किया था, एक मिनट। अच्छा सॉरी। ठीक है हाँ ठीक है। अब वही आगे ही वही लाइन से उन्होंने चीजें बताया। सेकंड, बिग बुक्स, पैरेलल टेक्स्ट इन मोर देन वन लैंग्वेज, पिक्चर्स, कार्टून्स, स्टिक फिगर्स, कॉमिक्स, किसी भी टॉपिक्स, वही मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी टॉपिक को अगर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें क्या बेस्ट मटेरियल अपार्ट फ्रॉम बुक हम यूज कर सकते हैं, वो सब इसी में ही आता है। कार्टून्स, कॉमिक्स, जोक्स, स्किट्स, और वो मटेरियल के लिए अब वो कह रहे हैं मटेरियल मतलब जरूरी नहीं है कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट हम यूज करें, वो उसको आप किसी एक्टिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि आपने रोल प्ले करा दिया, आपने अगर हमें
कोई हमारा फेस्टिवल आने वाला था, उससे रिलेटेड हमें कुछ बच्चे को बताना था, तो हमने फैंसी ड्रेस करा दिया, या फिर हमने उससे रिलेटेड कोई स्किट करा दी, रिडल्स करा दिए, क्विज करा दी, कुछ भी ऐसा जो, वो सब हमारे टीचिंग मटेरियल के अंदर आता है। रीडिंग फ्लैश कार्ड, अल्फाबेट डोमिनोज, स्टिक फिगर्स ड्रॉन बाय द टीचर ऑन द बोर्ड, और चार्ट, चॉकलेट, सोप, मेडिसिन। ठीक है, अब अगर इससे हम रीडिंग मटेरियल्स, राइम्स, इसमें से आप कुछ बाइलिंगुअल स्टोरी बुक्स को, बाइलिंगुअल मींस मतलब 2 लैंग्वेजेस। रीडिंग वाला ये जो चैप्टर है ना, ये वाला ये पर्टिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल जो होंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिकल में एक टॉपिक है रीडिंग एंड टेक्स्ट करके, हाँ एक टॉपिक है, तो उसमें ना ये सारी चीजें यूज होंगी, सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि जब प्रैक्टिकल के सब में ना ये सारा आपको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ चित्रा और लवली, आप इनको फॉलो कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, मैं फिर से मैं वही बता रही थी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में वही कि हम कुछ भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर हमें मान लीजिए कोई एक्सप्लेनेशन देना है किसी टॉपिक का, तो हम उससे रिलेटेड कोई भी पहले स्टोरी सुना सकते हैं, है ना, प्री रिकॉर्डर कोई भी ऑडियो बना सकते हैं हम, पीपीटी प्रेजेंटेशन। ये मैं अब बुक से हटा के भी मैं हम लोग की जो पर्सनल एक्सपीरियंस, हम एज अ टीचर या एज एन, आप अगर किसी भी पोस्ट पर है एज अ कोऑर्डिनेटर, आप लोग को पता हो कि क्लास में हम लोग क्या क्या बेस्ट, वो सब हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ही आता है, कि बच्चे की लर्निंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल हम टीचिंग में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, फिर वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम 1 से लेकर 21 तक हम लास्ट तक पढ़ते हैं, तो इसमें वही सारी चीजें हैं कि बस हमें हमारा जो मोटिव होता है या फोकस होना चाहिए, ये होना चाहिए कि जो भी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो बच्चे को समझ में आ जाए। उसके लिए whatever best we can use and whatever best we can do, that we have to do, and we have to use as a TLM, that is called teaching learning material. It is all about this particular topic. Anything else if you want to add, then you can add, otherwise we will go on question number 7. Yes, मेरे ख्याल से शायद जितना भी चित्र आपने बताया इट इज कंप्लीट, क्योंकि TLM का मतलब ही है वो सारे एड्स जो बच्चे को हेल्प कर सके एट द टाइम ऑफ लर्निंग, व्हाटएवर दैट लर्निंग इज, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइट? एग्जैक्टली, या सो लवली, अब आप क्वेश्चन नंबर 7 आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए। Okay, now the question number 7 says stages of reading, यानी कि कितने stages या किस तरीके के stages होते हैं whenever we are reading। तो उसमें हमने इसमें बात की है 4 stages की, जिसमें फर्स्ट स्टेज आता है emerging pre-reading। pre-reading का exactly मतलब क्या है? अभी कहते हैं, जैसे अभी चित्रा ने भी बताया था, प्री का वर्ड आया मींस कि जहां पर हम पहले से चीजों को कुछ कॉन्सेप्चुलाइज कर सकें, जहां पर हम पहले से प्रेडिक्शन कर सकें कि हमें क्या करना है। बट बेसिकली इमर्जिंग प्री रीडिंग का मतलब है, जैसे यहाँ पे सेकेंड लाइन में दिया है, व्हेन अ यंग चाइल्ड सिट एंड लिसन टू समवन रीड टू देम, यानी कि प्री रीडिंग का मतलब है रीड करने से पहले जब बच्चा किसी दूसरे को रीड करता हुआ सुनता है कि वो किस तरीके से रीडिंग कर रहा है, क्या तरीका है, मतलब समझाने का तरीका। जैसे हम एग्जांपल अगर ले लें, तो हम अभी अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि हम रीड कर रहे हैं या हम किसी चीज को समझा रहे हैं, तो जो दूसरे हैं वो उन्हें शायद फॉलो कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट को अपना करके शायद वो उन चीजों को, उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को अपना करके चीजों को फॉलो करेंगे। या फिर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पहले क्या होता था, ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये किसी चीज को लर्न करने का नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे पहले लेडीज क्या करती थी, कोई दूसरा बुक रीड करता था रिगार्डिंग कहते रिलीजियस बुक्स, तो वो लोग उसको सुनती थी कि क्या रीड कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं, तो वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ रामायण और महाभारत सुनती रहती थी या गीता सुनती थी। तो उनका वो क्या था, एक इंटरेस्ट था। सो क्या होता है, जब इमर्जिंग रीडिंग की हम बात करते हैं, तो वहां पर जो रीडिंग का तरीका होता है वो इस तरीके का होता है जिससे कि चीजें मेमोराइज्ड हो जाएं, जिससे चीजें दिमाग में बैठ जाएं, जिससे चीजें ऐसे समझ में आए कि वो कभी निकल ना पाए। केवल रीडिंग का मतलब नहीं कि हम सिर्फ रीड करके हम चीजों को वाइंड ऑफ करना चाहते हैं या फिनिश करना चाहते हैं। रीडिंग का मतलब है कि वो रीडिंग जो है वो कॉन्सेप्चुअल होनी चाहिए, वो रीडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए। क्योंकि बच्चा क्या होता है, बच्चा जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो 1 ईयर से कम के होते हैं या फिर हम कह सकते हैं 2 ईयर्स के होते हैं, तो उनकी रीडिंग कुछ इस तरह होती है कि हम रीड करके या हम चीजों को उनको समझाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंगली उनका वर्ड फॉर्मेशन या अल्फाबेट फॉर्मेशन करते हैं।
नाउ आता है नो वॉइस। नो वॉइस का क्या मतलब है? नो वॉइस, एग्जैक्टली द मीन ऑफ नो वॉइस इज अ न्यू सिचुएशन यू कैन से, या फिर सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बच्चा आता है और चीजों को सीखने की कोशिश करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि इसको हम कह सकते हैं सिलेक्टिव एसोसिएशन। सिलेक्टिव एसोसिएशन का क्या मतलब हुआ कि किसी चीज को लर्न करना, रीड करना या समझने का एक पर्टिकुलर एरिया या फिर कुछ सिलेक्टिव मोड्स जिनके थ्रू हम रीड करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोल रहा है? चिल्ड्रन चाइल्ड लर्निंग टू डिकोड प्रिंट एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ व्हाट हैज बीन डिकोड, या फर्स्ट फिगर आउट द अल्फाबेटिक प्रिंसिपल्स एंड मास्टर इट ओनली इन फ्यू इयर्स। यानी क्या करता है बच्चा? बच्चा क्या करता है? बच्चा एक दूसरे सिचुएशन में आता है जहां पर वो चीजों को इस हिसाब से लर्न करने की कोशिश करता है कि उसके दिमाग में वो चीजें बैठ जाती हैं कुछ टाइम तक उसे लर्न करते हुए, या फिर कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन करते हुए या बैबलिंग करते हुए वो चीजें उसके दिमाग में बैठ जाती है। जैसे एक अल्फाबेट्स, अगर उनको हम A to Z की जगह A to F तक भी सिखाएंगे या L तक भी सिखाएंगे, तो बच्चा क्या करता है? उन चीजों को इस तरीके से बोलता है, रिपीट करता है, बैबलिंग करता है, जिससे कि उसके दिमाग में वो चीजें एकदम फिट हो जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसे मेमोराइज रहती है। ठीक है, वो याद रखता है उन पिक्चर्स को। और यहाँ तक कि हम नोवाइस में क्या करते हैं? नोवाइस में हम ये भी करते हैं कि बच्चे को हम इस तरीके से रीडिंग कराते हैं जैसे गेम्स, या फिर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आजकल मार्केट्स में बच्चे को अल्फाबेट्स लर्न कराने के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, मैथ पैटर्न है, ब्लॉक पैटर्न्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स लर्न कराते हैं, जिससे उनके दिमाग में वो बैठ जाती है। और क्या होता है? वो अपने तरीके से उन लेटर्स या वर्ड्स या अल्फाबेट्स को फॉर्म करते हैं अपने ब्रेन में और मेमोराइज करते हैं। दिस इज द मीन ऑफ नो वॉइस रीडिंग। अब आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग जैसे अभी हमने बात की कि बच्चा क्या करता है? चीजों को लर्न जब करता है, अल्फाबेट्स हो या वर्ड्स हो या कुछ भी हो, जब वो लर्न करता है, चीजों को समझ के लर्न करता है या अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चीजों को दिमाग में बिठा लेता है, तब क्या होता है? तब बच्चा उन्हें डिकोड करता है या फिर ट्रांसमिट करने की कोशिश करता है फ्रॉम नो वॉइस टू डिकोड। यानी कि वो क्या करता है? वो अपनी चीजों को प्रोनाउंस करता है, वो अपनी चीजों को ट्रांसलेट करता है, या किसी को समझाने की या अपने आप को समझाने की या खुद से बोलने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, जैसे दिया है 5th लाइन में, English language that readers need to now learn the variation of the vowel based rhymes and in vowel pairs। क्या कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वो क्या कर रहा है? यहाँ पर वो राइमिंग वर्ड्स ले रहा है। जैसे अभी किसने एग्जाम्पल दिया था कि 2 अल्फाबेट से वर्ड्स बनते, प्रीति जी ने एग्जाम्पल दिया था कि उनके बेटे को पहले 2 अल्फाबेट्स के वर्ड सिखाए गए, फिर 3 अल्फाबेट्स के वर्ड सिखाए गए। इस तरीके से क्या है, बच्चे ने क्या किया? वॉवल साउंड या वॉवल वर्ड्स को पकड़ करके उनको डिकोड करना शुरू किया और उनको राइमिंग तरीके से, यानी अपने तरीके से उन्हें समझ के उनको डिकोड करके समझने की कोशिश की या उनके पेरेंट्स की। अब आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी अभी तक हम बहुत बार एक तरीके से इनडायरेक्टली इसी बुक में पढ़ते आए हैं कि जब हम बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ते हैं, फंक्शंस में पढ़ते हैं कि फ्लुएंसी क्या है। फ्लुएंसी वो है जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं, याद करते हैं या समझते हैं, तो फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि किस तरीके से हम किसी चीज को प्रोनाउंस करें फर्स्ट, किसी चीज को हम किस तरीके से डिलीवर करें सेकेंड। प्रोनाउंस एंड डिलीवर में क्या डिफरेंस है कि कुछ लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो दिस इज द कॉल्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन। लेकिन यहाँ पर आता है कि अगर कोई साउथ का है या कोई उड़ीसा या बिहार का है, तो हम उनकी फ्लुएंसी से एग्जैक्टली समझ जाते हैं, जबकि उनकी फ्लुएंसी एकदम क्लियर होती है, लेकिन हम उनकी फ्लुएंसी से समझ जाते हैं कि दे आर बिलोंग्स टू दिस रीजन। तो क्या हुआ? सेकंड इज प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के साथ में जो कुछ एड ऑन वर्ड्स होते हैं या फिर जैसे अंक की बिंदी या कुछ होती है, इस तरीके से कुछ इंग्लिश या हिंदी कोई भी फ्लुएंसी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें जब वो ऐड होती है तो हम उसे डिकोड कर लेते हैं कि वो उस रीजन से बिलोंग करता है। तो फ्लुएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म व्हेनेवर वी आर लर्निंग समथिंग, नॉट ओनली रीडिंग, इवेंचुअली लर्निंग में भी फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। देन सेकेंड थिंग कि फ्लुएंसी आती कैसे है? फ्लुएंसी आती है कंटिन्यूअस रीडिंग से। जब हम किसी चीज का कंटिन्यूअस प्रोसेस रखते हैं तो फ्लुएंसी क्या होती है? उससे बेटर होती है या फिर फ्लुएंसी आती है। दिस इज कॉल्ड फ्लुएंसी। आई थिंक मेरे हिसाब से तो चीजें फिनिश है। चित्रा?
yes lovely. या चित्रा, मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगर इसमें और एग्जांपल्स के साथ समझाना है या फिर हैरी पॉटर या फिर लॉर्ड रिंग्स के हिसाब से समझाना है तो वो और बताओ। आई फील पर्सनली कि फ्लुएंसी इट्स डन आई थिंक। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, या कोई एड ऑन करना चाहता है पर्सनली तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स कंप्लीटेड, सो वी कैन मूव ऑन। अगर कोई पूछना चाहे, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। यस मैम। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो वही आपने सही कहा, किसी को कुछ पूछना है या एड ऑन करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना फिर क्लास को ना फिर एंड करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये पूरा चैप्टर बुक ही कंप्लीट कर देंगे कल। श्योर। ठीक है। और ये ना ये रीडिंग वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में ना आपके प्रैक्टिकल में आएगा ये कंप्लीट। यस मैम। दिव्यांशी आई थिंक कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ दिव्यांशी बोलो बेटा। नहीं मैम, मैं पूछना नहीं चाह रही हूँ। आई वाज जस्ट सेइंग कि कल नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, टाइप्स ऑफ रीडिंग एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रीडिंग, वो मैं कवर कर दूंगी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए आप लोग इसके नोट्स भी बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, फिर बाकी फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर फिनिश करते हैं याली बुक, फिर हम 4B शुरू करेंगे। राइट? श्योर मैम, श्योर। ओके मैम। ठीक है, ओके चित्रा, फिर आप ना इसको एंड कर दीजिए, है ना? ओके मैम। ओके बाय। बाय। ओके, बाय। बाय।